ये धन विधेयक की परिभाषा बताता है। और संविधान का जो अनुच्छेद 109 है हमारा, ये धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया को बताता है। ठीक है, अब जहां तक धन विधेयक का बात रह गया तो हमारे सामने सबसे बड़ा संकट ये खड़ा हो जाता है कि आखिर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, हम ये तय करेंगे कैसे। ठीक है ना, तो जहां तक धन विधेयक की परिभाषा का बात रह गया तो ये परिभाषा कहां बताया गया, संविधान के अनुच्छेद 110। ठीक है ना, संविधान के अनुच्छेद 110 में ये कहा गया है कि भाई 110 का जो खंड 1 है हमारा, उस खंड क से लेके खंड च तक में जितना प्रोविजन किया गया है उसमें से कोई एक प्रोविजन या सारा का सारा प्रोविजन अगर किसी विधेयक में शामिल है हमारा तो क्या कहलाएगा, धन विधेयक। ठीक है ना, अब सबसे पहला चीज तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि संविधान के अनुच्छेद 110 में प्रोविजन का क्या है। 110 का जो 1 है हमारा, उसमें क्या क्या प्रोविजन है। सबसे पहला अगर हम प्रोविजन देखें तो सबसे पहला है किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार या परिवर्तन। सबसे पहला प्रोविजन क्या है, किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार या परिवर्तन। दूसरा है इसमें भारत सरकार द्वारा धन उधार लेना। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेना या कोई प्रत्याभूति देना। तीसरा है भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा। इस निधि में धन जमा करना या धन निकालना। चौथा है भारत की संचित निधि से धन का विनियोग करना। पांचवा है किसी नए व्यय को भारत की संचित, किसी नए व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित घोषित करना। छठा है संचित निधि या आकस्मिकता निधि। के मद में धन प्राप्त करना। देखिए अगर मान लेते हैं कि पार्लियामेंट में कोई विधेयक आता है हमारा, ठीक है ना, उस विधेयक में हम यहाँ जो प्रोविजन लिखे हैं 1 से लेकर 6 तक, ठीक है ना। पहला प्रोविजन क्या है, किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार या परिवर्तन। कर का अधिरोपण करने का मतलब होता है कोई नया कर लगाना। वो उत्साधन करने का मतलब होता है वर्तमान कर को समाप्त करना। परिहार करने का मतलब होता है कर की राशि को कम करना। या परिवर्तन करने का मतलब होता है कि जो टैक्सेशन है हमारा या जो टैक्स है हमारा उसमें कोई चेंज करना। आप 5% लगेगा, 3%। यहाँ पे सबसे पहला प्रोविजन ये है, देखिए अब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये हम तय कैसे करते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का परिभाषा बताया गया है और इस अनुच्छेद में कहा गया है कि यदि 1 से लेकर 6 तक में
अगर किसी विधेयक में 1 से लेकर 6 तक में से कोई एक या सारा का सारा प्रोविजन शामिल रहे, मतलब पार्लियामेंट में कोई ऐसा विधेयक आता है, ठीक है ना, इसमें से कोई एक प्रोविजन या इसमें से सारा का सारा प्रोविजन शामिल रहे, ठीक है ना, तो ऐसा विधेयक जो होगा हमारा क्या कहलाएगा? धन विधेयक, ठीक है ना। और पहला प्रोविजन क्या है? किसी कर का अधिरोपण, उत्पादन, परिहार या परिवर्तन। कर का अधिरोपण करने का मतलब कोई नया कर लगाना, मतलब कोई ऐसा विधेयक है इसमें नया कर लगाने के संबंध में प्रोविजन हुआ है। उत्पादन करने का मतलब वर्तमान कर को समाप्त करना, ठीक है ना। परिहार करने का मतलब कर की राशि को कम करना, और परिवर्तन करने का मतलब जो कर है हमारा उस कर में और कोई परिवर्तन करना, ठीक है ना। दूसरा है भारत सरकार द्वारा धन उधार लेना या कोई प्रत्याभूति देना। उधार लेना समझते हैं, ठीक है ना। प्रत्याभूति मतलब होता है सिक्योरिटी या गारंटी, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि सरकार अगर कोई धन उधार लेती है, उस धन को उधार लेने के लिए जो सिक्योरिटी दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, उस सिक्योरिटी के संबंध में बताया गया है, या जो गारंटी दिया जा रहा है ना, उस गारंटी के संबंध में बताया गया है। तीसरा है भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ठीक है ना, मतलब इसके अभिरक्षा के संबंध में या इसमें वृद्धि के संबंध में, मतलब जो भारत का संचित निधि है या जो आकस्मिकता निधि है हमारा, ठीक है ना, इसमें वृद्धि के संबंध में कोई उपबंध हो। चौथा है इस निधि में धन जमा करना या धन निकालना, मतलब भारत के संचित निधि में अगर कोई धन हमको जमा करना है या इसमें से कोई धन हमको निकालना है। चौथा है भारत की संचित निधि से धन का विनियोग करना, मतलब भारत का जो संचित निधि है ना, उस धन से धन का विनियोग करना, मतलब उस संचित निधि से धन को खर्च करना, ठीक है ना। पांचवा है किसी नए व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित घोषित करना, ठीक है ना। देखिए संचित निधि से जो राशि खर्च होता है ना, मेनली दो प्रकार का होता है। एक राशि ऐसा होता है जो भारित होता है, और दूसरा राशि ऐसा होता है जो भारित नहीं होता है, ठीक है ना। सरकार जो भी खर्च करती है ये सारा का सारा खर्च कहां से करती है? संचित निधि से। लेकिन जो खर्च हो रहा है ना, ये खर्च दो प्रकार का होगा, एक भारित होगा और दूसरा भारित नहीं होगा। तो भारित होने का मतलब ये हुआ कि इस पर संसद में कोई मतदान नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब जिस व्यय को हम भारत के संचित निधि पर भारित घोषित कर देंगे ना, उस निधि के संबंध में, ठीक है ना, संसद में कोई मतदान या कोई वोटिंग नहीं होगा। पांचवा है संचित निधि या लोक लेखा के मद में धन प्राप्त करना, मतलब संचित निधि या लोक लेखा के मद में अगर कोई धन प्राप्त करने का कोई प्रोविजन हुआ है, ठीक है ना, तो ये भी शामिल हो सकता है। मतलब कोई संविधान के अनुच्छेद 110 में यह बताया गया कि भाई पार्लियामेंट में कोई ऐसा विधेयक आता है, ठीक है ना, जिस विधेयक में इसमें से कोई एक या इसमें से सारा का सारा प्रोविजन शामिल हो, तो ऐसा विधेयक क्या कहलाएगा? हमारा धन विधेयक, ठीक है ना। अगर हम संविधान के अनुच्छेद 109 का बात करें, तो संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक का क्या बताया गया है? विशेष प्रक्रिया, ठीक है ना। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो धन विधेयक है हमारा, ये धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही पुरस्तावित किया जाएगा। मतलब धन विधेयक को कभी भी राज्यसभा में पुरस्तावित नहीं किया जा सकता है। मतलब धन विधेयक जब भी सबसे पहले आएगा तो कहां आएगा? लोकसभा में। ये राज्यसभा में कभी नहीं आ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज और कहा गया है कि धन विधेयक के पुरस्थापन के लिए राष्ट्रपति के सिफारिश की आवश्यकता होगी। मतलब लोकसभा में धन विधेयक को तब लाया जा सकता है जब राष्ट्रपति इसके लिए पूर्व अनुमति दे दिया हो या राष्ट्रपति इसके लिए सिफारिश कर दिया हो, ठीक है ना। मतलब राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा चीज कि अगर ऐसा विधेयक अगर लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ठीक है ना, तो राज्यसभा का भूमिका क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब धन विधेयक के संबंध में अगर राज्यसभा की भूमिका का बात करें तो राज्यसभा का भूमिका क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 109 में, ठीक है ना, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की भूमिका के बारे में बताया गया है कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा का भूमिका क्या होता है, ठीक है ना। इसमें यह कहा गया है कि जब कोई धन विधेयक लोकसभा से पारित हो जाएगा, तो लोकसभा से पारित होने के बाद इसको राज्यसभा को उसके सिफारिशों के लिए भेजा जाएगा, ठीक है ना। सिफारिश करने का मतलब देखिए यहाँ पे होता यह है कि जब कोई धन विधेयक हमारा लोकसभा से पारित हो गया, तो लोकसभा से पारित होने के बाद कहां जाएगा? राज्यसभा। जैसे हम साधारण विधेयक में बता रहे थे कि जितना प्रक्रिया से होकर साधारण विधेयक हमारा लोकसभा में गुजरा है, सारा प्रक्रिया से होकर कहां गुजरेगा? राज्यसभा में, ठीक है ना। लेकिन ये जो प्रक्रिया था ना, ये केवल साधारण विधेयक के संबंध में था, धन विधेयक के संबंध में ये नियम लागू नहीं होगा।
ठीक है ना। मान लेते हैं कि जब धन विधेयक हमारा लोकसभा से पारित हो गया और लोकसभा से पारित होकर ये राज्यसभा हो गया, ठीक है ना, तो राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि राज्यसभा उस धन विधेयक के संबंध में सिफारिश करे, ठीक है ना, और सिफारिशों के साथ 14 दिन के भीतर उसको लोकसभा को वापस भेज दे, ठीक है ना। यहाँ पे साधारण विधेयक में और धन विधेयक में दोनों सदन के शक्ति में अंतर क्या है, ठीक है ना। तो साधारण विधेयक के संबंध में दोनों सदन का शक्ति बराबर है, लेकिन धन विधेयक के संबंध में जो भी पावर है किसके पास है, लोकसभा के पास है। मतलब अगर हम राज्यसभा की बात करें ना तो साधारण विधेयक पर वहां चर्चा हो सकता है, ठीक है ना, साधारण विधेयक को वहां से पारित किया जाएगा। लेकिन जहां तक धन विधेयक का सवाल रह गया तो धन विधेयक राज्यसभा में केवल इसलिए भेजा जाता है कि वो राज्यसभा उस विधेयक पर चर्चा कर सके, मतलब राज्यसभा में उस विधेयक को पारित नहीं होना है, ठीक है ना। मतलब राज्यसभा जो है हमारा ये धन विधेयक को पारित नहीं कर सकता है, ठीक है ना। और जिस तिथि को ये गया है राज्यसभा को, जरूरी है कि उसके 14 दिन की अवधि के भीतर लोकसभा को उसको वापस भेज दे। अगर नहीं भेजा जाएगा, मान लेते हैं कि कभी कभी ऐसा भी परिस्थिति आ सकता है कि जब 14 दिन की अवधि के भीतर राज्यसभा जो है हमारा ये धन विधेयक को लोकसभा को वापस नहीं भेजती है, तब ये मान लिया जाएगा कि ऐसे विधेयक को दोनों सदनों के द्वारा उस रूप में पारित कर दिया गया है जिस रूप में इसको लोकसभा से राज्यसभा को भेजा गया था। मतलब अगर 14 दिन के भीतर अगर राज्यसभा वापस नहीं भी भेजेगी, ठीक है ना, तब भी उस विधेयक को दोनों सदन से पारित मान लिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ना तो राज्यसभा का भूमिका सीमित हो जाता है। हम यहाँ पहले बताए कि लोकसभा से ऐसे विधेयक को राज्यसभा पर इसीलिए भेजा जाता है कि राज्यसभा ऐसे विधेयक पर सिफारिश कर सकती है, ठीक है ना। अब राज्यसभा अगर कोई सिफारिश करती है इस विधेयक के संबंध में, ठीक है ना, तो उस सिफारिश को स्वीकार करना या न करना किसकी मर्जी के ऊपर है, लोकसभा की मर्जी के ऊपर। मतलब लोकसभा से सिफारिश को स्वीकार करे अथवा ना करे। अगर मान लेते हैं कि भाई सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो यह माना जाएगा कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा विधेयक को उस रूप में पारित कर दिया गया है जिस रूप में इसको लोकसभा के द्वारा स्वीकार किया गया है, ठीक है ना। और मान लेते हैं कि अगर सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है, ठीक है ना, तब भी उस विधेयक को पारित ही मान लिया जाएगा। मतलब वो लोकसभा की मर्जी उस सिफारिश को स्वीकार करे अथवा ना करे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ना तो राज्यसभा का शक्ति सीमित हो जाता है। मतलब धन विधेयक के संबंध में जो भी पावर है किसके पास है, लोकसभा के पास। धन विधेयक कहां लाया जा सकता है, लोकसभा में, ठीक है ना। किसके पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, ठीक है ना। ऐसा विधेयक कभी भी राज्यसभा में नहीं आ सकता है, ठीक है ना। और राज्यसभा को ऐसे विधेयक में संशोधन करने का शक्ति नहीं होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रश्न उठ जाता है कि आखिर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका भी निश्चय कौन करता है, ठीक है ना। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय अंतिम रूप से लोकसभा का अध्यक्ष करता है। मतलब लोकसभा का अध्यक्ष यह तय करता है कि ऐसा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। मतलब देखिए जहां तक धन विधेयक के प्रमाणीकरण का सवाल रह गया तो धन विधेयक का प्रमाणीकरण कौन कर रहा है, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है ना। इसको ऐसे विधेयक को 2 बार प्रमाणित करना पड़ता है। पहला बार में तब जब ऐसा विधेयक लोकसभा से राज्यसभा को भेजा जाएगा तब लोकसभा का अध्यक्ष ये प्रमाणित करेगा कि ऐसा विधेयक हमारा धन विधेयक है। और दूसरी बार में तब करेगा जब दोनों सदन से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब लोकसभा का जो अध्यक्ष है हमारा ये 2 बार पृष्ठांकित करेगा ऐसे विधेयक के संबंध में कि ऐसा विधेयक हमारा धन विधेयक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठ जाता है कि आखिर धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति का शक्ति क्या है। तो संविधान के अनुच्छेद 111 में बात कीजिएगा तो संविधान के अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया है विधेयक के संबंध में, ठीक है ना। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो धन विधेयक है हमारा ये जो जब कोई धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति के पास 2 विकल्प होगा, या तो वो अनुमति देगा या अनुमति देने से मना करेगा, लेकिन पुनर्विचार के लिए इसको वापस नहीं भेज सकता है। मतलब देखिए अगर मान लेते हैं कि अगर कोई धन विधेयक है हमारा दोनों सदन से पारित हो गया, पारित होने के बाद कहां गया, राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति के पास केवल 2 विकल्प है। साधारण विधेयक के संबंध में 3 विकल्प है उसके पास,
साधारण विधेयक में क्या बताए थे, या तो अनुमति दे सकता है, अनुमति देने से मना कर सकता है, या पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। लेकिन जहां तक धन विधेयक का सवाल रह गया, तो धन विधेयक के संबंध में पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजा जा सकता है। ठीक है ना, मतलब राष्ट्रपति के पास दो ही विकल्प है, या तो वो ऐसे विधेयक को अनुमति देगा या अनुमति देने से मना कर देगा। अगर अनुमति दे दिया तो विधेयक विधि का रूप ले लेगा, अगर अनुमति देने से मना कर दिया विधेयक वही का वही समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो जहां तक बात रह गया, अगर हम धन विधेयक का बात करते हैं तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये तय करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है ना, धन विधेयक केवल कहां प्रस्तावित हो सकता है, लोकसभा में। किसके पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति के। धन विधेयक का परिभाषा कहां बताया गया, 110 में। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया 109 में। इसको पारित किया जाना 111 में। ठीक है ना, तो जहां तक बात रह गया कि अगर किसी विधेयक में जो लिखा हुआ है बोर्ड पर उसमें से कोई एक प्रोविजन या सारा का सारा प्रोविजन शामिल रहेगा तभी उस विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा। अगर मान लेते हैं कि कुछ विधेयक हमारा ऐसा भी हो सकता है जिसमें इसमें से कोई एक दो प्रोविजन रहे, एक या दो या सारा प्रोविजन रहे, और इसके अतिरिक्त भी कोई प्रोविजन रहे, समझिएगा बात। मान लेते हैं कि लोकसभा में कोई ऐसा विधेयक आता है जिस विधेयक में 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है इसमें से सारा का सारा प्रोविजन रहे, या इसमें से कोई एक प्रोविजन रहे और इसके अतिरिक्त कुछ और प्रोविजन रहे। ठीक है ना, तो ऐसा विधेयक जो होगा हमारा ये धन विधेयक नहीं कहलाएगा, बल्कि जो ऐसा विधेयक होगा हमारा ये वित्त विधेयक कहलाएगा। मतलब अगर किसी विधेयक में इसमें से कोई एक या सारा और इसके अतिरिक्त कुछ और अगर शामिल रहेगा तो ऐसा विधेयक क्या कहलाएगा, वित्त विधेयक। मतलब ऐसा विधेयक हमारा धन विधेयक नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, मतलब स्पष्ट है कि धन विधेयक में इसमें से कोई एक या सारा प्रोविजन, लेकिन इतने में से हो सकता है, इससे बाहर से नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि अगर इससे बाहर से कुछ हो जाता है तो ऐसे विधेयक को हम धन विधेयक नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐसा विधेयक हमारा क्या कहलाएगा, वित्त विधेयक। इसलिए आपको एग्जांपल देते हैं। चलिए मान लेते हैं कोई विधेयक आया, ये संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत हुआ, पहला सदन से पारित हो गया, दूसरे सदन के पास गया और दूसरा सदन ऐसे विधेयक को स्वीकार करने से मना कर दे। देखिए यहाँ पे क्या क्या कंडीशन हो सकता है। ठीक है ना, जब कोई साधारण विधेयक पहला सदन से पारित हो जाता है और पहला सदन से